नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। ओके बायोलॉजी बाय बीएसएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 27 सितंबर है और आज हमने अपने यूट्यूब चैनल का 1 महीना पूरा कर लिया है। पिछले महीने 26 अगस्त को हमने ओके बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को शुभारंभ किया था और मात्र 10 दिन में आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से हमने 100 सब्सक्राइबर्स पार किए हैं और लगातार आपका सहयोग और समर्थन अपने चैनल को मिल रहा है। आप इस चैनल को लगातार वॉच करते रहें। आपको इस चैनल पर बायोलॉजी के क्वालिटी बेस्ड और विषय वस्तु से संबंधित तमाम वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगे और मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस तरह से कि मैं आपको वाइट बोर्ड पर वीडियो उपलब्ध कराऊं। ऐसा मेरा प्रयास जारी है और जल्दी आपको वाइट बोर्ड पर वीडियो देखने को मिलेंगे। अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार अपने जो वीडियो हैं उनको आप देखते रहें और स्वयं के नोट्स निर्मित करते रहें। तो सभी का एक बार फिर से सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अपने टॉपिक के पर और आज अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन की क्रियाविधि को। इससे पहले हमने पाचन अर्थात आहारनाल के सभी अंगों और जो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों का हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मतलब किस तरह से पाचन होता है, भोजन को लिया जाता है, उसको पचाया जाता है, उसका अवशोषण होता है और जो अवशोषित नहीं हुआ उसको किस तरह से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पाचन। तो पाचन की शुरुआत, एक क्रियाविधि की शुरुआत करने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर पाचन की जरूरत क्यों पड़ी। तो पाचन की या पोषण की जरूरत है तो हमने स्टार्टिंग में भी वीडियो में पढ़े थे कि हमें शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की पूर्ति हमें भोजन से होती है और भोजन को हम जब लेते हैं तो उसका पाचन किया जाता है और शरीर द्वारा उसका अवशोषण किया जाता है। तो भोजन जब हम लेते हैं तो जैसे हमारी जो भूख है उसका एक संकेत होता है कि हमें भूख लगी तो हमें भोजन लेना है और उसके पश्चात भोजन लेने के पश्चात हमारी पाचन की क्रिया विधि है वो शुरू होती है। तो ये भूख आखिर हमें इसका एहसास कैसे होता है, तो भूख का जो एहसास है वो हमें कैसे हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा जो स्टोमक है वो खाली रहता है तब क्या होता है, इसमें संकुचन प्रारंभ हो जाते हैं और जब ये संकुचन प्रारंभ हो जाते हैं तो इनके जो आवेग है वो हाइपोथैलेमस तक पहुंचाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एक भूख केंद्र होता है और उस हाइपोथैलेमस में जब ये आवेग जाती है तो उस हाइपोथैलेमस में हमें भूख का ज्ञान होता है या यह हाइपोथैलेमस है हमें भूख का ज्ञान करवाता है। इसमें जो भूख केंद्र होता है, केंद्र सेंटर, जो उसके आवेग गए, स्टोमक खाली रहा, उसके संकुचन शुरू हुए, फिर आवेग गए, आवेग हाइपोथैलेमस से पहुँच कर हमें भूख का ज्ञान हो गया। जैसे अपन को भूख का ज्ञान होते हैं हमारे भोजन लेने की इच्छा होने लगती है। इसके अलावा ये तो एक तंत्रिकाओं का काम है, जैसे हाइपोथैलेमस है वो अपने मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इसके अलावा एक जो आवेग की स्थिति है वो इस तरह से और होती है कि ग्लूकोस्टेट थ्योरी और है। ग्लूकोस्टेट थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, ग्लूको मतलब हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी, तो भी हमें भूख का एहसास होने लगता है। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है वो प्राथमिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के, और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है हमें भूख का एहसास बढ़ने लगता है, भूख का एहसास होने लगता है। उससे ग्लूकोज की पूर्ति के लिए हमें भोजन करना होता है। या एक थ्योरी और इससे संबंधित है जिसको अपन कहते हैं थर्मोस्टेट थ्योरी। ये थर्मोस्टेट थ्योरी ये कहती है, जैसे ग्लूकोस्टेट तो ग्लूकोज संबंधित हो गया, थर्मोस्टेट हो गई थर्मो से संबंधित, थर्मा का मतलब होता है टेम्परेचर, तापमान। तो ये भी होता है कि जब शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है या कम होने लगता है तो उस टेम्परेचर की पूर्ति के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए
या तापमान को नियत बनाए रखने के लिए हमें भूख का एहसास होने लगता है। तो हमें इस तरह से भूख लगने लगती है। तो इसकी कई थ्योरी होती है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है, थर्मोस्टेट थ्योरी भी है, और जैसे हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस, तो इसके द्वारा हमें भूख का ज्ञान होता है। भूख लगने के पश्चात, जैसे भूख लगी तो हम भोजन लेते हैं, और इस भोजन लेने के पश्चात हमें भोजन को कब बंद करना है, तो इस बंद करने को जैसे कब हमें संतृप्ति हो, इसका ज्ञान कैसे हो कि हमारा आमाशय है वो भर चुका है। तो संतृप्ति का जो एहसास है, संतुष्टि का एहसास, जब हमारा आमाशय भोजन से भर जाता है, भोजन से भर जाता है, तब जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस वहाँ से आवेग भेजेगा, और वो हाइपोथैलेमस क्या भेजेगा, वहाँ से आवेग भेजेगा, और वो आवेग है हमें भोजन की संतृप्ति का एहसास कराएंगे, भोजन की संतृप्ति का एहसास करवाते हैं। और भोजन की जब संतृप्ति का एहसास हो जाती है तो हम भोजन जो करना बंद कर देंगे, बंद कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अपन भोजन ज़बरदस्ती करते हैं तो वो हमारे लिए पाचन की क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न कर सकता है या अपच का कारण बन सकता है। तो जब हमें संतृप्ति का एहसास हो जाता है भोजन की, अर्थात हाइपोथैलेमस हमें ये संकेत भेजता है कि अब हमारे भोजन की पर्याप्त मात्रा हो चुकी है आमाशय में, और तो उस भोजन को बंद कर देना चाहिए। तो इसका संकेत अपन को भोजन के दौरान मिल जाता है। इससे बाद में अपन पढ़ेंगे कि हमारे जो पाचन की क्रियाविधि है, मेन टॉपिक अपना ये है पाचन की क्रियाविधि। जो पाचन की क्रियाविधि है उसके 5 चरणों में उसको बांटा गया है, 5 चरणों में बांटा गया है। अब वो 5 चरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंजेशन। तो सबसे पहले हमने भोजन का अंतः ग्रहण किया, भोजन को मुख में लिया। इसके बाद मुख में लेने के बाद भोजन का होता है पाचन, जिसको अपन क्या कहते हैं, डाइजेशन। और डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? हमारे मुख गुहा में होता है, हमारे आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, और फिर तीसरी प्रोसेस में होगा जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो भोजन का होता है अवशोषण। अवशोषण होने के बाद जो पचित भोजन है उस पचित भोजन का स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब है ये पूरी सेल के अंदर वितरित कर दिया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं एसिमिलेशन। ये तो एसिमिलेशन हो गया। और जो भोजन पचा नहीं या अवशोषित नहीं हुआ उसका हम बहिक्षेपण कर देते हैं, यानी अर्थात शरीर से बाहर निकाल देते हैं, अर्थात इजेक्शन उसका कर देते हैं हम। अवशोषण को अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो भोजन के 5 चरण हो गए, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अंतःग्रहण में भोजन को लिया जाता है और हम मुख में सबसे पहले भोजन को लेते हैं। मुख में लेते ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। जब पूरा पाचन हो जाता है मुख में, गुहा में, आमाशय में और छोटी आंत में, तब उसका अवशोषण जैसे छोटी आंत के द्वारा या बड़ी आंत के द्वारा कुछ आयनों का या जल का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण होने के बाद में वो भोजन है वो हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड से सभी सेल तक पहुंचाया जाता है, और फिर उसका ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा बनती है और वो सेल को मिल जाती है। जो भोजन नहीं पचा या अवशोषित नहीं हुआ वो भोजन है हम शरीर से थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम के द्वारा हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये 5 प्रोसेस अपन इस चरण के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट जो अपना चरण है उसको देख लेते हैं। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं अपना पहला, जिसको अपन कहते हैं अंतर्ग्रहण, या इसको हम कहते हैं इंजेशन। इसका मतलब ये होता है जैसे अंदर की तरफ ग्रहण, यानी भोजन को, जैसे हमने भोजन को थाली में से तोड़ा या रोटी ली, उसके साथ हमने सब्जी लगाई और उस भोजन को हमने मुख गुहा में ग्रहण कर लिया। तो भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करने की प्रक्रिया को
प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण या इसको हम कहते हैं इंजेशन या इसको फीडिंग भी कहते हैं। फीडिंग, जैसे बच्चा जब दूध पीता है, फीड करता है, तो अब ये भोजन ठोस के रूप में भी हो सकता है तो तरल के रूप में भी हो सकता है। भोजन ठोस भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है। तो तरल हो या ठोस हो, उस भोजन को मुख गुहा में लेने की प्रक्रिया को या मुख गुहा में ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अंतःग्रहण या इंजेशन या फीडिंग कहते हैं। अब ये फीडिंग करने के बाद ज़्यादातर मानव और अधिकांश मानव है जो अधिकांश जो एनिमल है, उन एनिमल्स में प्राणिसम पोषण पाया जाता है। ये एक वर्ड है जिसको अपन कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये आपको याद रखना है कि मानव और अन्य जो प्राणी है उनमें प्राणिसम भोजन पाया जाता है। प्राणिसम भोजन का मतलब होता है किसी जीव के आंशिक या संपूर्ण भाग को ही काम में ले जाता है। जब जैसे अपने कोई फल खाते हैं या किसी पादप की जड़ या किसी पादप को अपन भोजन के काम में लेते हैं, तो या तो उसके आंशिक भाग को या उसके संपूर्ण भाग को ही काम में ले लिया जाता है। और भोजन ठोस के रूप में भी हो सकता है या तरल के रूप में हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि मानव और अधिकांश जंतुओं में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणिसम या होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। अब जैसे ही भोजन, तो मैं कहें कि जैसे ही जो फूड है वो हमारी मुख गुहा में पहुंचता है, तब क्या होता है? जो हमारा मुख है अपने आप चलने लगता है। तो ये आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कोई भोजन का टुकड़ा वो मुख में लेते हैं, मुख है वो अपने आप चलने लगता है, उसको चबाने लगता है। तो जो ये क्रिया है, ये क्रिया, मुख के चलने की क्रिया एक प्रतिवर्ती क्रिया की तरह होती है। प्रतिक्रिया की तरह, एक रिफ्लेक्स रिएक्शन की तरह के रूप में पाई जाती है और अनैच्छिक होती है। मतलब जैसे ही अपन भोजन मुख में लेते हैं तो ये भोजन है वो अपने आप, मुख हमारा अपने आप है वो चलने लगता है। और ये जो क्रिया है ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे भोजन मुख में लिया, भोजन का अपने आप चलना चालू हो जाता है। तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप एक अनैच्छिक होने वाली क्रिया है। तो मुख चलने की क्रिया एक अनैच्छिक है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होती है। जैसे ही भोजन मुख में गया, मुख चलने लगा। जब तक मुख में भोजन नहीं गया, मुख बंद रहेगा। जैसे ही भोजन चला गया, मुख चलने लग जाता है। तो ये एक प्रतिवर्ती क्रिया की तरह स्थापित रहती है। ये तो हमारा अंतःग्रहण हो गया कि हमने भोजन है वो मुख में ले लिया। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर होता है कि पाचन। तो दूसरा अपन नेक्स्ट ले लेते हैं कि दूसरी अपन चरण लेते हैं। पहला चरण हमने कंप्लीट किया है। दूसरा चरण में हम पढ़ते हैं कि भोजन को जैसे ही मुख में लिया, भोजन का पाचन शुरू हो गया, अर्थात भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब पाचन कहाँ कहाँ होता है? तो ये पाचन देखो, जैसे हमने मुख में लिया तो मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद में आमाशय में जाता है, फिर छोटे हाथ में भी होता है। तो मुख, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। सबसे पहले हमने मुख में लिया तो मुख गुहा में पाचन में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि मुख गुहा में क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसको हमने क्या कहा था? इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर्स। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो वो 4 प्रकार के दांत क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं और भोजन को चबाते हैं। भोजन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और भोजन को चबाते हैं। तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और उस भोजन में मुख गुहा में क्या होती है? लार होती है। तो लार भोजन में मिलती रहती है और इसमें हमारी जीभ भी सहायता करती है। लार के मिलने से भोजन कैसा होता है? लसलसा हो जाएगा। भोजन लसलसा हो जाता है, नम हो जाता है। और भोजन में जो
भोजन में उपस्थित जो अम्ल है उसको अम्ल को लार उदासीन कर देती है, उदासीन कर देती है, यानी जो एसिडिक प्रकृति है उसको ख़त्म कर देगी। ये तो एक नॉर्मल बात है कि जैसे भोजन आया तो दांतों ने उनको पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, फिर जीभ के द्वारा अच्छी तरह से लार भोजन में मिक्स हो गई, जिससे भोजन लसलसा हो गया, नम हो गया, चिकना हो गया और भोजन में उपस्थित अम्ल है वो उदासीन हो गए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि लार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन, जिसको हम अल्फा अमाइलेज भी हमने कहा था, शुरू में पढ़ा था, तो हमने टाइलिन अल्फा अमाइलेज पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, जो भी भोजन में स्टार्च है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड है, तो उस स्टार्च को ये जो एंजाइम है टाइलिन, ये इसको हमने क्या कहा, अल्फा अमाइलेज, ये इस स्टार्च को छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसको माल्टोस और डेक्सट्रीन कहते हैं। डेक्सट्रीन, इसको इस तरह लिखते हैं डेक्सट्रीन, इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारे मुख की पीएच होती है वो लगभग 6 से 7 यानी हल्के अम्लीय से लेकर उदासीन तक पाई जाती है। वैसे लार है वो भोजन को काफ़ी उदासीन कर देती है। तो स्टार्च को माल्टोज में और डेक्सट्रीन में बदलने का कार्य है वो टाइलिन या अमाइलेज करता है। तो माल्टोज ग्लूकोज का बोलक है और डेक्सट्रीन भी ग्लूकोज का बोलक होता है, दोनों ग्लूकोज के बोलक होते हैं, लेकिन छोटे अणु होते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि ये अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है कि मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है। मेन बात तो ये है कि पाचन की शुरुआत कहाँ हो जाती है, तो मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है। और मुख गुहा में किस कार्बनिक यौगिक का पाचन किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया। लेकिन अभी प्रोटीन और वसा का पाचन मुख गुहा में नहीं हुआ है। तो ये याद रखना है कि मुख पाचन की क्रिया तो मुख गुहा में शुरू हो गई है, और वो कौन पदार्थ का पाचन शुरू हो गया है, वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन शुरू हो चुका है, जबकि भी प्रोटीन और वसा का पाचन यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। जब इसके बाद में हुआ क्या है कि जब मुख गुहा में पाचन पूरा हो गया, मुख गुहा में पाचन के बाद क्या होगा, भोजन है एक अर्ध ठोस गोले के रूप में बन जाता है, जिसे बोलस कहते हैं, जिसको अपन ग्रास भी कहते हैं या इसको अपन बोलस कहते हैं। यानी इस तरह के छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, इनके चारों ओर लार इकट्ठा रहती है, तो ये चिकने चिकने छोटे छोटे गोले से बन जाते हैं, इनको हम कहेंगे बोलस। तो ये बोलस आसानी से आगे खिसक कृष्ण की ओर खिसक जाएंगे। अब ये जो बोलस हैं ये क्या हो गए, जिनको जीभ की सहायता से, हमारी जीभ काम करेगी और जीभ की सहायता से इन्हें ग्रसनी की ओर धकेल दिया जाता है, तो ग्रसनी की ओर धकेल दिया अर्थात हमने भोजन को निगल लिया। तो भोजन को निगलने की क्रिया को निगलन कहते हैं, निगलन, या इसको अपन कहते हैं अपन इसको कहेंगे डीग्लूटिशन, या इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं डीग्लूटिशन, निगलन या डीग्लूटिशन। अब ये क्या हुआ कि जैसे ही हमारे मुख से भोजन है वो जीभ की सहायता से ग्रसनी की ओर धकेला गया, तो उस धकेलने की क्रिया को निगलन कहते हैं। और निगलन के द्वारा भोजन है वो
भोजन का जो बोलस है वो कहाँ गया, ग्रसनी से होता हुआ भोजन नली में चला गया। इसको हमने क्या कहा, निगलन या डिग्लूटिशन कहा। जो निगलने की क्रिया है, निगलने की क्रिया ऐच्छिक रूप से शुरू होती है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो शुरुआती जो निगलने की क्रिया है वो हमारी इच्छा के अनुसार शुरू होती है, लेकिन बाद में यह प्रतिवृत्ति क्रिया अर्थात अनैच्छिक, प्रतिवृत्ति क्रिया अनैच्छिक होती है, प्रतिवृत्ति क्रिया द्वारा संपन्न होती है। शुरुआत में ऐच्छिक है और फिर प्रतिवृत्ति क्रिया की तरह ये काम करती है, फिर प्रतिवृत्ति क्रिया या अनैच्छिक क्रिया की तरह अंदर जाकर ये अनैच्छिक क्रिया बन जाती है। निगलने की क्रिया में हमने एक तालु पढ़ा था कि जो कोमल तालु होता है पीछे वाला, उस कोमल तालु का जो यूला होता है वो यूला क्या करता है, ऊपर की ओर खींचकर आंतरिक जो नासा छिद्र है, आंतरिक नासा छिद्रों को बंद कर देता है और साथ ही श्वास नली पर उपस्थित, श्वास नली पर क्या होता है, एक एपिग्लोटिस ढक्कन लगा होता है, जिसको आपने कहा था एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है, ये उपस्थित एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाएगा। और भोजन नली का जो छिद्र खुला हुआ है, भोजन नली का छिद्र खुला होने के कारण भोजन है वो भोजन नली में पहुंच जाता है, भोजन नली में पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारा जो भोजन है वो श्वास नली एपिग्लोटिस के कारण बंद हो गई और केवल भोजन नली का छिद्र खुला रहा, तो इससे भोजन नली के अंदर भोजन है वो पहुंच गया। ग्रसनी वह जो भोजन नली है, एक ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रसनी और भोजन नली में कोई पाचन नहीं होता, वहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में तीव्र कर्माकुंचन पेरिस्टालसिस गति उत्पन्न होती है, जो भोजन को भोजन नली में पहुंचा देती है। और ये जो भोजन है ये भोजन नली की दीवार में कर्माकुंचन या पेरिस्टालसिस मोमेंट गति के कारण भोजन आगे बढ़ता हुआ कार्डियक इंस्पेक्टर जो भोजन और आमाशय के बीच में होता है, कार्डियक इंस्पेक्टर के खुलने पर आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा भोजन आमाशय में पहुंचा दिया गया। तो इस तरह से अगर अपन एक चित्र बना के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भोजन है वो इस तरह से, जो मुख गुहा में हमने भोजन लिया और ये आंतरिक नासा छिद्र होते हैं और ये हमारी श्वास नली है और ये हमारी भोजन नली है। तो इसमें दो तरह के यहाँ पर छिद्र हैं। ये तो श्वास नली का छिद्र है, श्वास नली, और ये इधर वाली हमारी भोजन नली, और ये हमारे नाक का पोर्शन आंतरिक नासा छिद्र है। ये आंतरिक नासा छिद्र है।
तो हमने यहाँ भोजन की ये बोलस हो गई, बोलस आ रहा है, तो ये बोलस देखिए ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर एक यूवला होता है, ये कौन है, यूवला, ये कोमल तालु का पार्ट है, ये यूवला। फिर इस छिद्र को बंद, आंतरिक नासा छिद्र को, ये जो आंतरिक नासा छिद्र है, आंतरिक नासा छिद्र, छिद्र को बंद कर लेता है, तो भोजन इतर नहीं जा पाता है। और ये भोजन धीरे धीरे जब नीचे की ओर आया, यानी लेरिंगोफेरिंक्स की तरफ, तो ये श्वास नली है। इस श्वास नली के यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन को हम कह रहे हैं एपीग्लोटिस। इस एपीग्लोटिस, ये जैसे ही भोजन है यहाँ लेरिंगोफेरिंक्स में भोजन नली के पास आता है या सांस नली के पास आता है, तो ये जो ढक्कन लगा हुआ है एपीग्लोटिस, ये ढक्कन है श्वास नली को ऐसे ढक लेता है, और ढकने से ये भोजन है हमारी श्वास नली में नहीं जाएगा। और इसके पास जो ये छिद्र खुला हुआ है भोजन नली वाला, ये गुलेट इसको, तो ये भोजन है वो भोजन नली के अंदर पहुंच जाएगा। अब इस भोजन नली में क्या होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स पाई जाती है, इसे क्रमाकुंचन की गति, इसकी दीवार में क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन का मतलब ये एक लहर उत्पन्न होती है, और वो लहर है वो आगे लहर ऊपर से उत्पन्न होती है, और वो लहर है वो आगे बढ़ती रहती है। तो ये भोजन है वो हमारे आमाशय, फिर इससे जुड़ा हुआ हमारा आमाशय, और आमाशय में यहाँ पर एक वाल लगा हुआ है। ये जो वाल लगा हुआ है, ये इस वाल को बोलते हैं अपन कार्डियक स्फिंक्टर। ये कार्डियक जो कपाट लगा हुआ है, ये कार्डियक कपाट नीचे की ओर झुका रहता है, तो ये कार्डियक कपाट खुल जाता है, और भोजन है वो आमाशय में पहुंचता रहता है। तो इस तरह से भोजन है वो आमाशय में पहुंच जाता है। तो ये हमारी अभी तक हमने केवल मुख्य गुहा में भोजन के पाचन को पढ़ा है, और हमारा इस तरह से मुख्य गुहा में पाचन, यहाँ पर जो मुख्य गुहा है, याद रखने वाली बात ये है कि जो मुख्य गुहा में हमारा जो पाचन है वो भी शुरू हो चुका है, और वो भी किसका पाचन शुरू हो गया है, कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन शुरू हो गया है। अभी प्रोटीन का या वसा का पाचन शुरू नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये काम अपने मुख्य गुहा से चालू हो चुका है, जबकि ग्रसनी में और भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये केवल भोजन को एक मार्ग है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम करेगा। तो नेक्स्ट हम वीडियो में लेंगे आमाशय में पाचन को। तो ये अभी तक हमने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।